वेलकम टू हिम वेदा फिजियोथेरेपी। मैं डॉक्टर आनंदेश कुमार और मेरे साथ में मेरे फिजियोथेरेपिस्ट हैं। आज हम कुछ ट्रेनिंग पर्पस के लिए जो बेसिकली फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स के लिए हम आज डिस्कस कर रहे हैं और इसमें डिस्कस कर रहे हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन। हमारे पास में पेशेंट आता है तो हम पेशेंट से क्या-क्या बात पूछते हैं, पेशेंट में क्या बताता है, उसका सेकंड पार्ट है ये। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पेशेंट जब हमें आए हमारे पास आए, जब हम हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं, तो हिस्ट्री में पेशेंट को जो अपनी कंप्लेंट है ना, उसको बोलने दें। जब वो बोल रहा होता है, उसके बीच में कुछ ना बोलें। 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट पेशेंट जितना ले, उसको बोलने दें। क्योंकि जब भी पेशेंट बोलता है कि मेरे को नेक में दर्द है, तो आप बोलते होंगे उसमें बोल देते हैं कि अच्छा रात में ज़्यादा होती होगी, सुबह कट जाता होगा। तो पेशेंट को लगता है कि हाँ, ये सही बोल रहा है। बेसिकली ये बात पेशेंट से ही बोलने दें। पेशेंट को बोलने दें कि वो किस तरह से फ़ील करता है और कब फ़ील करता है। इसका बेनिफिट क्या है कि आपको एग्ज़ैक्टली उसकी पोज़ीशन और प्रॉब्लम पता चल जाएगी, तभी आप ट्रीटमेंट दे पाएँगे। पेशेंट को जब हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं, पेशेंट बोल रहा होता है, तो उसके बीच में ना उसको रोके-टोके। कभी ये ना बोलेंगे आपको ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा भी होता है? इसमें क्या है ना पेशेंट आपके साथ में हाँ में हाँ मिलाता है। फिर आप कहीं न कहीं गलत डायग्नोसिस तक पहुँच जाते हैं। क्योंकि पेशेंट को तकलीफ़ इतनी ज़्यादा होती है कि उस समय पेशेंट आपके हाँ में हाँ मिलाना ही ज़्यादा बेहतर समझता है। लेकिन नहीं वो उसके लिए अच्छा है और वो तो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। क्योंकि हाँ में हाँ मिलाने से ट्रीटमेंट थोड़ी होती है। वरना वो तो घर में भी किसी से हाँ में हाँ मिला ले, वहाँ भी ट्रीटमेंट हो जाएगी फिर। तो जब भी वो पेशेंट बात हिस्ट्री बताना शुरू करे कि मेरे को कब से तकलीफ़ है, कब से अभी तक क्या है, तो उसको आराम से बोलने दें। 2 मिनट लेगा, 1 मिनट लेगा। उसके बाद उसको फिर क्रॉस चेक करें कि क्या इसने जो बोला है, क्या ये एग्ज़ामिनेशन में आ रही है? तो कुछ मूवमेंट परफ़ॉर्म करके दिखाएँ, करने के लिए बोलें। जो टेस्ट का हिस्सा है हमारे लिए, उसमें पता चल जाएगा आपको कि हाँ, ये पेशेंट सही बोल रहा है। जैसे कोई मॉर्निंग स्टिफनेस बोल रहा है, तो मॉर्निंग स्टिफनेस तो पेन के केस में बहुत ही कॉमन है, सर्वाइकल में बहुत कॉमन है, लोअर बैक में बहुत कॉमन है। लेकिन क्या कुछ और भी फैक्टर हैं? जैसे आज के समय में अगर किसी को मॉर्निंग स्टिफनेस है, तो इसका मतलब है कि चांसेस ये हैं कि उसकी यूरिक एसिड बढ़ गई हो। उसके थायरॉइड भी प्लस माइनस हो सकते हैं। मॉर्निंग स्टिफनेस के कारण ये भी है कि फटीग हो सकती है उसकी मसल्स जो रेस्ट में नहीं जा रही है, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें हैं। एक पेशेंट है जिसका आज हम अभी ट्रीटमेंट भी चल रहा है और इनका एक्स-रे भी है। तो आज इन्होंने एक्स-रे करवाया है जीएमसी से, गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल से, 16 से और ये पेशेंट वहीं का रेफर्ड है। तो आज कौन-सा दिन है इनका? 8 दिन है, 8th डे है और पेशेंट ऑलमोस्ट 70-80% ओके है। अभी इनका जो रिव्यू एक्स-रे है वो देखते हैं कैसा है। आ जाओ। जैसे मैं बता रहा था कि एक पेशेंट है जिसका एक्स-रे हमारे पास में, है ना? कल्पना जी हैं और इनका आज जीएमसीएच से रिव्यू एक्स-रे है। अब इनकी जो पेन थी ये नेक में और दोनों साइड अपर ट्रेपेजियस बहुत ज़्यादा थी। इवन कि इनको इतना ज़्यादा पेन था डे 1 में, आज इनका 8th डे है हमारे पास में ट्रीटमेंट का, कि इनको रात में ही जीएमसी जाना पड़ा, गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल में जी जाना पड़ा और उनको फिर यहाँ से ट्रीटमेंट लेनी पड़ी। वहाँ के ट्रीटमेंट के बाद सेकंड डे मेरे पास में आ गए थे। तो अभी जो इन्होंने ये स्टैंडिंग पोज़ीशन में है, ये लेटरल व्यू है ना? लेटरल व्यू में कर्व दिख रहा है ना? कर्व में बहुत ज़्यादा सिमेट्री नहीं है। ये तो कर्व ठीक है, यहाँ पर थोड़ा-सा स्ट्रेट दिख रहा है ना? और बाकी जो लिपिंग ऑफ बोन भी दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना, ये बोन्स, ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा लिपिंग है ना? बोन के मेन स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, ये देखो, क्यूब जैसे होते हैं, है ना? और अदरवाइज़ कोई ऑस्टियोफाइट्स नहीं है ना? बिल्कुल क्लियर है, जॉइंट्स क्लियर हैं, डिस्क स्पेस देखो इस एरिया में थोड़े से कम है, यहाँ के थोड़े से कम है, क्योंकि नर्व रूट्स यहाँ से निकल रहे हैं, इस एरिया से निकल रहे हैं बाहर, ठीक है ना? इस एरिया से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर देखो हल्का-सा दिख रहा है ना हैज़ीनेस दिख रहा है, लाइट सा दिख रहा है। ये हैज़ी एरिया जो होता है ना, ये ऑस्टियोफाइट्स होते हैं। ये बेसिकली ऑस्टियोफाइट्स होते हैं। ऑस्टियोफाइट्स आपको तो अगर चारों तरफ पूरे डिस्क वर्टेब्रे में दिखे, इसका मतलब है कि ज़रूरत से ज़्यादा इनकी बोन्स वीक है और कॉमनली वो 40 प्लस में होती है। लेकिन ये कोई ज़रूरी भी नहीं है कि 40 प्लस में ही हो। कभी-कभार वियर एंड टियर इतना ज़्यादा होता है, वियर एंड टियर का मतलब है कि आप किसी चीज़ को जितना यूज़ करोगे ना, उतना ही वो खराब होता है। ये एक भी सर्वाइकल का मेन कारण होता है आज के समय में कि आप वियर एंड टियर ज़्यादा करते हैं। प्रोफ़ेशनल जो होते हैं, जो स्पेशली
कंप्यूटर चलाते हैं या फिर जो उस तरह के वर्क में होते हैं जहाँ पर उनका नेक मूवमेंट कम होता है ना? तो उनको एक अलग-सी तकलीफ होती है। उनकी तकलीफ ये होती है कि अगर उनके बोन की क्वालिटी खराब हो जाए किसी कारण से और मल्टीविटामिन्स कम हो जाएँ या विटामिन डी कम हो जाए तो ये बोन्स प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं दिखते। काफ़ी हैज़ी दिखेगा, बहुत ही लाइट दिखेगा, जैसे इनके बोन की क्वालिटी एक लेवल तक काफ़ी ठीक है। अदरवाइज़ बिल्कुल लाइट दिखे, तो एक्स-रे क्रॉस कर जाता है बोन के आप, इस तरफ से उस तरफ चला जाएगा, तो आपकी ये ज़्यादा लाइट दिखेगी, है ना? उतना डार्क नहीं दिखेगा। ओके। अ, इसमें आपको कुछ ऐसा चीज़ लग रहा है, जिसे सर्वाइकल के कर्व में या फिर डिस्क के हाइट में कोई दिक्कत हो? बहुत ज़्यादा नहीं है। 1-2 एरिया ऐसे हैं, जैसे एरिया ये है, ठीक है ना? ये C1 है, यहाँ से C2 है। C3, C4, C5, C6, C7 है ना? C5 और C6 के बीच में ना इनकी तकलीफ है और वो तकलीफ दिखती भी है। अब C1, C2 का होगा तो अपर ट्रेपेजियस, C3, C4 का होगा तो फिर आपका शोल्डर और बाइसेप्स। तो इनकी पेन भी शोल्डर बाइसेप्स के आसपास में ज़्यादा थी, क्योंकि मैंने बताया कि कंप्लेंट इनका ये था कि इनकी बाजू चलनी बंद हो गई थी, वन साइडेड, है ना? तो ऑब्वियसली ब्रेकियल प्लेक्सस ही है, ये तो सप्लाई ऑफ अपर लिम्ब है, इसको ब्रेकियल प्लेक्सस बोलते हैं, है ना? ये पूरे नर्व यहाँ से जाकर के आपके बाजू में जाते हैं, ठीक है ना? तो ये केस है, ये केस अभी काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, पेशेंट अभी है भी, ठीक है ना? एक बार पेशेंट को भी देख लेते हैं, ठीक है ना? कि कितना अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, उनकी इम्प्रूवमेंट कितनी अच्छी है, ठीक है? इम्पोर्टेंट ऐसे केसेस में मैंने बताया आपको कि असेसमेंट जब भी करते हैं, तो पेशेंट को ध्यान से सुनते हैं कि पेशेंट क्या बोल रहा है। बीच में बिल्कुल टोकते नहीं है पेशेंट को, ठीक है ना? ये इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए। सर आपने बताया था पेन इस एरिया में ज़्यादा है। इस एरिया के क्यों नहीं है सर, स्पेसेस में भी कम है? नहीं, यहाँ के स्पेस से कुछ नहीं होता। कोई फर्क नहीं? यहाँ के स्पेस से कुछ नहीं होता। ये आपके स्पाइनस प्रोसेस है। ये लैमिना ओके सर। है ना? ये वर्टेब्री है ना? हमने हमेशा वर्टिब्रा की स्पेस ही देखी हाँ है। जी, है ना? जो स्पाइनस प्रोसेस है ना? इसके साथ में फेसियल जॉइंट होते हैं, इसके साइड में साइड, है ना? क्योंकि एक फेसियल जॉइंट हमेशा दोनों साइड में होते हैं, राइट और लेफ्ट, ठीक है ना? पीछे की तरफ ये स्पाइनस प्रोसेस है जिसको आप पाल्पेट कर सकते हो। आप ये भी देख सकते हो कि कौन-सा स्पाइनस प्रोसेस ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है ना? तो आप देख लो यहाँ से, काउंट कर लो 1, 2, 3 एक तो ये सबसे ज़्यादा पाल्पेट कर सकते हो आप, 4, 5, 6, 7 7 भी पाल्पेट कर सकते हो बहुत ज़्यादा आप। तो आप देखेंगे पीछे से पाल्पेट जब करेंगे ना तो ये 2 वर्टेब्री ना आपको ईज़िली पाल्पेट हो जाएगी, बाहर से भी, ठीक है ना? तो ये पाल्पेशन का एक हिस्सा भी है, जब हम लोग डिस्कस करेंगे कि वर्टेब्री पाल्पेशन, है ना? कि हम स्पाइनस प्रोसेस को कैसे काउंट करें कि C1 कौन-सा है, C7 कौन-सा है? तो उसमें पाल्पेट कर लेंगे आप, अपने फिंगर से आप पाल्पेट करेंगे कि कौन-सा एरिया कहाँ पर है। तभी तो आप मैनुअल मैनिपुलेशन कर सकेंगे ना, इंडिविजुअल अगर एक वर्टेब्री का सपोज़ कि एक तरीका है ट्रीटमेंट का कि सपोज़ कि C5, 6 वाले एरिया ना यहाँ पर ग्लाइडिंग मूवमेंट कम है। जब भी इस मूवमेंट वर्टेब्री की मूवमेंट कम हो जाएगी और बाकी की मूवमेंट ठीक है, तो आपको इसको मैनिपुलेट करना होता है। तो इसको मैनिपुलेट करने का जो सबसे अच्छा तरीका ये है कि कायरोप्रैक्टर कर दें, है ना? लेकिन सबसे सेफ तरीका ये है कि आप स्पाइनस प्रोसेस पर प्रेशर देकर के इसको ग्लाइड करें। वो बहुत ही अच्छी और सेफ ग्लाइडिंग होती है। अगर आप 50 रेपिटेशन ट्वाइस अ डे 2 बार दिन में, पेशेंट 2 बार तो आएगा नहीं, लेकिन 3 डेज़ तक कर दें। 50-50 के 3 ग्लाइड 50 का दे दें 1 सेट, फिर रुक जाएँ, फिर से 50 का दे दें। तो उस पेशेंट का इस एरिया से जो रेफर्ड पेन है हाथों में, जो उसके बाइसेप्स, एल्बो या शोल्डर में आती है, वो कम हो जाएगी। और ये बहुत ही अच्छा एक ट्रीटमेंट है ऐसे पेशेंट के लिए, जिनका पूरा स्पाइन खराब नहीं है, कोई स्पाइन का कोई एक हिस्सा C3, C4 या C5 के एरिया में। अब जैसे देखो एक बहुत ही कॉमन जो सिम्पटम है वो हेडेक का है, जिसको सर्वाइकोजेनिक हेडेक बोलते हैं। वो कॉमनली C1 और C2 एरिया से होता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेक्सस बनती है ना, जो नर्वस सिस्टम का जो प्लेक्सस बनते हैं, वो ट्रिगर करता है आपके हेडेक को। तो आप C1, C2 को ग्लाइड कर दें, मैनिपुलेट कर दें। C1, C2 को मैनिपुलेट करने का तरीका बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना? सिटिंग पोज़ीशन में कर सकते हैं, आप सुपाइन प्रोन पोज़ीशन में कर सकते हैं,
ठीक है ना? जो सिटिंग पोजीशन में है वो मैंने एक बार बताया हुआ भी है, दोबारा से भी डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ओके, अभी हमारे पास में मनोज है। जब भी किसी को हम ट्रीटमेंट के लिए स्टार्ट करते हैं उसका प्रोसेस या कि उसका एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट करते हैं, जैसे आज सपोज़ कि हमने क्लिनिकल ट्रायल में ये कर रहे हैं एग्ज़ामिनेशन, पेशेंट को ज़रूर अपने आप को इंट्रोड्यूस करें कि आप कौन हैं, आपका क्या रोल है, ये इम्पोर्टेंट है। हेलो मनोज, क्या हाल है? बढ़िया सर, आप बताइए। मैं ठीक हूँ, मेरा नाम डॉक्टर आनंद है और अभी हम कुछ असेसमेंट कर रहे हैं, उसमें जी। आपको नेक मूवमेंट करके दिखाना है। तो क्या हम स्टार्ट करें? हाँ जी सर। ठीक है। कुछ मूवमेंट है जो बिना पेशेंट से पूछे हुए नहीं करनी है। पेशेंट बोलता अगर है कि जैसे इसने अभी अलाउ कर दिया हमें कि हाँ सर मूवमेंट करवाओ। अगर कभी-कभार पेशेंट बोलता है कि नहीं सर अभी मैं नहीं कर सकता, मेरे को दर्द हो रहा है, तो ना करें। जब भी पेशेंट को करें स्टार्ट तो उसकी इजाज़त बहुत ज़रूरी है। उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं करें। ये इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए या फिर मेडिकल प्रैक्टिस में कि जब तक पेशेंट ना बोले तब तक ना करें कुछ। पोज़ीशन सही होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए और पेशेंट को ऐसा लगे कि मैं यहाँ पर ईज़ी हूँ, डरे ना, उसके साथ में इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, ठीक है? मनोज अपने सर्वाइकल मूवमेंट करके देखने हैं, आप जो मैं करूँगा ना वही आपको फ़ॉलो करना है, ठीक है ठीक सर। है ना? आपकी जो तकलीफ़ है वो सर्वाइकल की है तो इसमें आप आगे की तरफ बेंड नहीं करेंगे। तो मैंने पहले बता दिया कि क्या नहीं करना है, पहले बता दें पेशेंट को क्या नहीं करना है क्योंकि हमें पहले से पता है कि एक्स-रे में देख कर के इसको सर्वाइकल है या फिर किसी को सर्वाइकल है तो फिर उसको चक्कर आ रहा है, तो फिर आगे की मूवमेंट ना करें। जैसे आगे की मूवमेंट जैसे करवाएँगे उसे उसको चक्कर आ सकता है, क्योंकि डिस्क आगे की तरफ में होती है और स्पाइनस प्रोसेस पीछे होता है। पेशेंट को पता होता है कि डिस्क यहाँ होता है, डिस्क यहाँ नहीं होता, डिस्क तो बहुत आगे होती है। डिस्क के पीछे में स्पाइनल कॉर्ड होती है, जिसमें स्पाइनल कैनाल होता है, उसके पीछे में लैमिना होता है, साथ में लैमिना होता है, फिर स्पाइनस प्रोसेस होती है, ठीक है ना? तो आप सिंपल सा मूवमेंट राइट करो, लेफ्ट करो, करो राइट साइड में करो, बस ठीक है। ये मूवमेंट ओके है, ये मूवमेंट भी ओके है और थोड़ा-सा पीछे करो और अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो पीछे की तरफ, बस ठीक है। अब हम आगे नहीं करेंगे। आगे नहीं करेंगे क्योंकि सर्वाइकल के केसेस में अगर आपको तकलीफ है तो फिर आगे के नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है कि अगर साइड बाय साइड मूवमेंट ठीक है, पीछे का मूवमेंट भी ठीक है, तो आगे का भी मूवमेंट ठीक ही होगा। अगर कोई मूवमेंट कम हो जाती है, तो उसके साथ में दूसरी मूवमेंट भी कम हो जाएगी, है ना? इसका ख्याल रखेंगे हम, ठीक है। अब शोल्डर मूवमेंट करके दिखाओ, इसको शोल्डर श्रगिंग बोलते हैं, है ना? शोल्डर श्रगिंग ठीक है, इसमें देखते हैं कि श्रगिंग कितनी हो रही है, इसकी एक लेवल है। क्या अनइवन तो नहीं हो रहा, राइट में ज़्यादा हो रहा है या लेफ्ट में ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? तो उठाएँ दोनों, होल्ड करके रखें, अब आप देख लें दोनों की पोज़ीशन सही है। अब आप वापस कर दें, सेकंड मूवमेंट जो है शोल्डर और नेक का वो है प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन। शोल्डर को आगे की तरफ करें, फिर पीछे करें। इसमें भी देखना है कि पेशेंट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्या कोई पेनफुल एरिया तो नहीं है, बस ठीक है। दोनों हाथ पीछे की तरफ कर दो, ऐसे, इस तरह से। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं बस सर। ठीक है, वापस कर दो। ठीक है ना? ये नॉर्मल मूवमेंट है। सर्वाइकल किसी को है तो आप न्यूरल स्ट्रेच टेस्ट कर सकते हैं। उसमें क्या करते हैं, हाथों को बाहर फैलाएँ और सपोज़ कि लेफ्ट साइड में करते हैं तो एक्सटेंड करने के लिए बोलें शोल्डर रिस्ट जॉइंट को और उसके अपोज़िट में देखने के लिए बोलें। अगर नर्व में इम्पिंजमेंट होगी या फिर नर्व दबा हुआ होगा, तो ट्रैक्शन फ़ील होगा, पेशेंट को पेन फ़ील होगा। दोनों हाथ बाहर करो, दोनों हाथ बाहर करो, है ना? रिस्ट को एक्सटेंड कर दो, है ना? अब जैसे इस साइड में परफ़ॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना? तो अपोज़िट साइड में देखो, इस तरफ में देखो, है ना? तो आपके राइट साइड में ट्रैक्शन फ़ील होगी, है ना? है ना? फिर दूसरे साइड में देखो, आप रिस्ट को एक्सटेंड करो, तो इस तरफ में फ़ील होगी। अगर नहीं फ़ील होती है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, उतनी प्रेशर नहीं है या प्रेशर नहीं है। एक जो टेस्ट है, वो काफ़ी पुराना है, वो है कंप्रेशन टेस्ट। तो उसमें आप पेशेंट से ही बोलते हैं या फिर खुद से दबाते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि पेशेंट को बोलें कि अपना आप दोनों हाथ यूँ करके हाथ ऊपर रखो और दबा कर रखो, है ना? ज़्यादा नहीं 30 सेकंड के लिए, 40 सेकंड के लिए। अगर हैवी फ़ील होना स्टार्ट होता है बाजू में, इसका मतलब है कि आपके हाथों के प्रेशर से डिस्क दब रही है। ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया कि प्रेशर से ही उसके नर्व दब रहे हैं, ठीक है? ये कॉमन से टेस्ट है जो करते हैं और इस टेस्ट को परफ़ॉर्म करते हुए पेशेंट के
जो फिजिकल मूवमेंट है, साइकोलॉजिकल मूवमेंट है, कोई स्वेटिंग नहीं आनी चाहिए, कोई उसको घबराहट ना हो, नोसिया वोमिटिंग फील ना हो, है ना? अगर इसका कुछ भी आता है, नोसिया वोमिटिंग फील होता है, तो पेशेंट का मूवमेंट परफॉर्म ना करवाएं, रोक दें उसे, रेस्ट करने के लिए बोलें, फिर उसके बाद उसको आगे की प्रोसेस स्टार्ट करें। सो आज के लिए इतना काफ़ी है ना? तो आज सेकंड चैप्टर है ये असेसमेंट का। टोटल हमने 5 चैप्टर इंक्लूड करने हैं इसमें। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है, उसमें हम पूरे बॉडी की असेसमेंट कैसे करते हैं, है ना? बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं जाएँगे। एज़ ए फिजियोथेरेपिस्ट हमें पेशेंट को असेसमेंट भी करना है, पेशेंट को ट्रीटमेंट भी देना है। तो हम उस बेसिस पर असेसमेंट करेंगे कि हाँ, हमने ये पोज़ीशन चूज़ किया, हमने ये मूवमेंट करवाया, इसमें मूवमेंट में क्या-क्या आ रही है, फिर हम उसके हिसाब से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।